डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी वह अनोखी डिग्री है जो आज तक कोई भी भारत में हासिल नहीं कर पाया? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कितनी डिग्रियां अपने नाम की हैं? उनकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उन सभी असाधारण डिग्रियों तक का सफर जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। डॉक्टर अंबेडकर ने न सिर्फ भारतीय संविधान की रचना में अहम भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने अपनी विद्वत्ता की गहरी छाप समाज के हर क्षेत्र में छोड़ी। अधिकांश लोग उन्हें सिर्फ संविधान निर्माता या दलित नेता के रूप में पहचानते हैं, लेकिन ये उनकी पहचान का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। असल में बाबा साहब अंबेडकर एक महान विधिवेत्ता, राजनीतिक विचारक, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और उत्कृष्ट लेखक थे। राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका बेजोड़ रही है और उन्होंने हमेशा सभी सामाजिक समूहों के अधिकार सुनिश्चित किए, खासकर भारतीय महिलाओं और पिछड़े वर्गों के। वे कहते थे कि अगर हमें सच्चे मायनों में प्रगति करनी है तो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को भी मजबूत करना होगा। चलिए जानते हैं उनकी शिक्षा और अद्वितीय डिग्रियों की कहानी। क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शैक्षणिक सफर एक ऐसी घटना से शुरू हुआ जो आज भी महाराष्ट्र में एक त्योहार की तरह मनाई जाती है? आइए समय के पन्नों को पलटते हुए हम पहुंचते हैं 7 नवंबर 1896 के उस ऐतिहासिक दिन पर, तब एक छोटे से लड़के ने महाराष्ट्र के सातारा शहर में अपने सपनों की उड़ान भरी। वहां राजवाड़ा चौक पर खड़ी गवर्नमेंट हाई स्कूल की दीवारें गवाह थीं। तब भीमराव ने पहली बार अंग्रेजी की परीक्षा में कदम रखा। ये दिन महज एक परीक्षा का दिन नहीं था, बल्कि एक ऐसे क्रांतिकारी सफर की शुरुआत थी जिसने भारत के इतिहास को ही बदल दिया। इसी कारण आज भी 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस छोटे से बच्चे के दिल में क्या चल रहा होगा, जो अपने समुदाय से पहला व्यक्ति था जो इस स्तर की शिक्षा तक पहुंचा? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जब भीमराव ने 4वीं कक्षा की अंग्रेजी परीक्षा पास की तो ये खबर आग की तरह फैल गई। उस समय के समाज में, जहां दलित बच्चों का स्कूल जाना ही एक बड़ी बात थी, वहां भीमराव की यह उपलब्धि किसी चमत्कार से कम नहीं थी। एक ऐसा दृष्टि जो उस समय के लिए बिल्कुल अकल्पनीय था। अगला पड़ाव था मुंबई, जहां एल्फिंस्टन रोड पर स्थित एल्फिंस्टन हाई स्कूल में भीमराव ने अपनी शिक्षा जारी रखी। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, एक ऐसी उपलब्धि जो उस समय के दलित समुदाय में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। अगले साल 1908 में भीमराव ने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। यहां से उन्होंने 1912 मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की उपाधि हासिल की और वह अपने समुदाय से इस स्तर तक पहुंचने वाले पहला व्यक्ति था। एक ऐसी उपलब्धि जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। लेकिन भीमराव के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। उनकी प्रतिभा और मेहनत ने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का ध्यान खींचा। फिर 1913 में मात्र 22 वर्ष की आयु में भीमराव के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वे अमेरिका के लिए रवाना हुए, जहां उन्हें न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने का सुनहरा मौका मिला। बड़ौदा सरकार ने उन्हें 3 साल की छात्रवृत्ति प्रदान की। सन 1915 की बात है। एक युवा भीमराव अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपनी पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर थे। उन्होंने कला का मास्टर्स डिग्री में परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें उनका मुख्य विषय अर्थशास्त्र था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका शोध विषय क्या था? एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। जी हाँ, बाबा साहेब ने प्राचीन भारत के व्यापार पर गहन अध्ययन किया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। बाबा साहेब ने अपने ज्ञान के क्षितिज को और विस्तृत किया। उन्होंने सामाजिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी का इतिहास और यहाँ तक कि पाली भाषा का भी अध्ययन किया। सोचिए कितनी विविध विषयों में उनकी रुचि थी। अगले साल 1916 में बाबा साहेब ने अपना दूसरा शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। इसका शीर्षक था नेशनल डिविडेंड, ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस शोध में क्या था? यह भारत की राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन था। लेकिन बाबा साहेब यही नहीं रुके। उसी वर्ष उन्होंने अपना तीसरा शोध प्रबंध भी प्रस्तुत किया, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। इस असाधारण शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया। अब जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो इतना कुछ हासिल कर चुका हो वह क्या और चाहेगा? लेकिन बाबा साहेब के लिए ये तो बस शुरुआत थी। उनकी ज्ञान की भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी छात्रवृत्ति का उपयोग करके, जो कि 3 साल के लिए थी, उसको उन्होंने केवल 2 साल में ही अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया। फिर वे लंदन चले गए। क्यों? क्योंकि वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्हें और ज्ञान की प्राप्ति का अवसर मिला। लेकिन जीवन में कभी कभी चुनौतियां भी आती है। 1917 में वित्तीय कठिनाइयों के कारण उन्हें अपना अध्ययन बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बड़ौदा राज्य में नौकरी की, फिर मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज में प्रोफेसर बने, पैसे बचाए ताकि वे फिर से पढ़ाई कर सकें। इसके बाद
1920 में कोल्हापुर के शाहू महाराज के संयोग से वह एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो पाए। लेकिन इस बार वे सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि भारत के भविष्य को आकार देने के लिए आए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही है तो कमेंट में जय भीम लिखे और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बाबा साहब की हर छोटी बड़ी जानकारी इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो अब वीडियो को जारी रखते हैं। फिर साल 1921 में उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो ब्रिटिश भारत की अर्थव्यवस्था को बदल सकता था। प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये क्रांति का बीज था। इस असाधारण कार्य के लिए उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSSC की उपाधि से नवाजा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब ने यहीं रुकना उचित नहीं समझा। उन्होंने महसूस किया कि भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए उन्हें कानून की गहरी समझ की आवश्यकता होगी। इसलिए दिन में पढ़ाई और रात में कानून का अध्ययन, ये था उनका दैनिक क्रम। 1922 में उन्हें ग्रेड्स कॉलेज से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री हासिल की और ब्रिटिश बार में प्रवेश पाया। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी उपलब्धियों के बाद भी उन्हें क्या चुनौती मिली। 1923 में उन्होंने एक ऐसा शोध प्रबंध प्रस्तुत किया जिसने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों पर सीधा प्रहार किया। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इतना प्रगतिशील था ये काम कि शुरू में इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया गया। लेकिन बाबा साहेब की प्रतिभा के आगे झुकते हुए अगले ही साल उन्हें DSc की उपाधि से सम्मानित किया गया। और अब आइए इस कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर आते। भारत लौटते समय बाबा साहेब ने जर्मनी में 3 महीने बिताए, जहां उन्होंने बॉन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया। जब वे भारत लौटे तो उनके पास BA, MA, PhD, MSc, DSsc, बैरिस्टर एट लॉ की उपाधियां उनके पास थी। क्या आप जानते हैं कि उस समय भारत में किसी भी नेता के पास इतनी शैक्षिक उपलब्धियां नहीं थी। 1996 से 1923 तक यानी पूरे 27 साल बाबा साहेब ने अपना जीवन शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने जो कुछ हासिल किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सोचिए, एक ऐसे समय में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, तब एक व्यक्ति ने इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। ये सिर्फ उनकी प्रतिभा नहीं बल्कि उनके अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का भी प्रमाण था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब की शैक्षिक यात्रा यही नहीं रुकी। 1950 के बाद कोलंबिया और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने उन्हें तीसरी और चौथी डॉक्टरेट LLD और D.Litt के लिए बाबा साहब को सम्मानित किया। ये किसी साधारण व्यक्ति के लिए कल्पना से परे की बात है। अब आता है वो सवाल जिसका जवाब आपको हैरान कर देगा। क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक ऐसी डिग्री हासिल की जो आज तक कोई भी भारतीय उस डिग्री को हासिल नहीं कर पाया? जी हाँ, 1923 में बाबा साहेब को मिली डॉक्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स की डिग्री। आप ठीक सुन रहे हैं, 1923 से लेकर आज तक पूरे 100 सालों में कोई भी भारतीय इस उपलब्धि को दोहरा नहीं पाया है। ये सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, ये बाबा साहेब की असाधारण प्रतिभा का प्रमाण था। उनकी शैक्षिक उपलब्धियों की सूची देखकर आप दंग रह जाएंगे। BA इकोनॉमिक्स, MA इकोनॉमिक्स, PhD इकोनॉमिक्स, DSc इकोनॉमिक्स और बार लॉ, 5 में से 4 डिग्रियां सिर्फ अर्थशास्त्र में। क्या यह अद्भुत नहीं है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये उपलब्धि कितनी दुर्लभ है? आइए इसकी तुलना करते हैं। भारत के पहले वित्त मंत्री RK शनमुखम चेट्टी से लेकर वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक कुल 28 वित्त मंत्री हुए हैं। लेकिन इनमें से केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह ही ऐसे वित्त मंत्री हैं जिनके नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि लगती है, और वह भी केवल PhD तक सीमित है, DSc नहीं। यहाँ तक कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, उनकी उच्चतम योग्यता भी केवल PhD इन इकोनॉमिक्स है। वह भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। भारतीय रिजर्व बैंक के 25 गवर्नरों में से शुरुआती दौर में ज्यादा ICS पास अधिकारी थे। 1987 में डॉ RC पटेल पहले ऐसे गवर्नर बने जिनके पास PhD थी। लेकिन फिर भी किसी के पास भी DSc की डिग्री नहीं थी। ये सिर्फ एक डिग्री की बात नहीं है, ये बाबा साहेब के असाधारण बौद्धिक क्षमता और उनके अथक प्रयासों का प्रमाण है। उन्होंने न केवल इस डिग्री को हासिल किया बल्कि इसे व्यावहारिक रूप में भी लागू किया। क्या आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में बाबा साहेब की महत्वपूर्ण भूमिका थी? उनके द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों के आधार पर ही RBI की नींव रखी गई थी। 1926 में बाबा साहेब ने रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के सामने अपने विचार रखे। उनके लिखे ग्रंथ द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन ने कमीशन के सभी सदस्यों को प्रभावित किया। यही विचार बाद में 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का आधार बने। दोस्तों, ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे महान विचारक और समाज सुधारक की गाथा है जिन्होंने अपने ज्ञान और कर्म से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया
बाबा साहेब को सिर्फ दलित नेता के रूप में याद करना उनके व्यापक योगदान को सीमित करना होगा। एक महान अर्थशास्त्री, कानूनविद और राष्ट्र निर्माता थे। तो अगली बार जब आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सोचें तो उन्हें सिर्फ एक समाज सुधारक के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे महान विद्वान के रूप में याद करें जिन्होंने भारत के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को आकार दिया। उनकी उपलब्धियां हमें सिखाती हैं कि ज्ञान और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच किस मुद्दे पर मतभेद हुआ था तो अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो पर क्लिक करें। इससे आपको और भी गहरी जानकारी मिलेगी।